इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में स्टार लगा लेना, क्योंकि ये मुद्दा जो है आगे भी गहराने वाला है और पहले से भी गहरा रहा है कि 6A जो सेक्शन है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। पहले तो ये पता होना चाहिए, वो बोल देंगे कि 6A सेक्शन जो रिसेंटली अभी न्यूज में था वो किससे रिलेटेड है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। तो ये बिल्कुल बेसिक है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं और बताऊंगा जो कि नॉर्मली आप लोग मिस कर सकते हैं। आर्टिकल 29 का भी जिक्र हो गया इसके अंदर में। माइग्रेशन मतलब हमारा देश 1947 में आजाद तो हो गया, पर लेकिन बहुत सारी दिक्कतों से जूझता रहा। जैसे कि एक साइड में पाकिस्तान बन गया जिसको हम लोगों ने वेस्ट पाकिस्तान बोला, एक साइड में बांग्लादेश बन गया जिसको हम लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान बोला। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में स्टार लगा लेना, क्योंकि ये मुद्दा जो है आगे भी गहराने वाला है और पहले से भी गहरा रहा है। हमारे देश के अंदर में आप लोगों को पता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया। ठीक है, बताइए कौन कौन से देश के लोगों को अपने देश के अंदर में अलाउ करने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हम लोग लेकर आए। पहले तो आप लोग ये बताइए। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है कि सिटीजनशिप जो है हमारे संविधान के कौन से पार्ट में है और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल में रखा गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है जिसके बारे में अक्सर आप लोग भूल जाते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच किस आर्टिकल के अंदर में रखा गया है। चौथा क्वेश्चन आप लोग के सामने आता है कि जो ये क्वेश्चन जो आर्टिकल में रखा गया है यहाँ पर, ये किसके हाथ में पावर होती है कि भाई साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना सकता है। तो इसके अंदर में प्रीलिम्स मेंस के भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आप लोगों के निकलेंगे। पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक डिसीजन दिया है कि सेक्शन 6A सिटीजनशिप एक्ट वो वैलिड लॉ है, यानी कि उसको इनवैलिड आप लोग करार नहीं दे सकते। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच थी 5 जज की। 5 जज की बेंच ने जो डिसीजन दिया उसमें 4 जज एक साइड है और एक जज एक साइड है। एक जज ने तो ये बोला कि यार ये गलत है, इसको हटा के फेंक दो, इसका कोई मतलब नहीं रहता है। और 4 जज ने ये बोला कि ये बिल्कुल सही है, इसको रखना चाहिए। तो भाई साहब आखिर ये है क्या, इसको रखना चाहिए और हटाने की बात इतनी चल रही है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले तो ये याद रखना कि 6A जो सेक्शन है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। पहले तो ये पता होना चाहिए, वो बोल देंगे कि 6A सेक्शन जो रिसेंटली अभी न्यूज में था वो किससे रिलेटेड है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। तो ये बिल्कुल बेसिक है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं और बताऊंगा जो कि नॉर्मली आप लोग मिस कर सकते हैं। आर्टिकल 29 का भी जिक्र हो गया इसके अंदर में। मतलब एक तो आप लोगों के सिटीजनशिप के तो आर्टिकल हो ही गए, साथ में आर्टिकल 29 का जिक्र हो गया। वो कैसे है वो मैं आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा। अभी हमारे देश के अंदर में आप लोगों को सबसे बड़ी समस्या अगर हिस्टोरिकली उठाकर देखोगे, जब जब समस्या देखने को मिली है, काफी बड़ी समस्या उनमें से रही वो है माइग्रेशन की। माइग्रेशन मतलब हमारा देश 1947 में आजाद तो हो गया, पर लेकिन बहुत सारी दिक्कतों से जूझता रहा। जैसे कि एक साइड में पाकिस्तान बन गया जिसको हम लोगों ने वेस्ट पाकिस्तान बोला, एक साइड में बांग्लादेश बन गया जिसको हम लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान बोला। हालांकि 1971 में ये इसका नाम चेंज होकर बांग्लादेश कर दिया, लेकिन यहां पर पाकिस्तान पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान कर दिया, क्योंकि अब ये ईस्ट पाकिस्तान तो रहा नहीं भाई साहब, इनको ईस्ट और वेस्ट बोले। पर जैसे ही डिवीजन हुआ तो दुनिया भर के लोगों ने इंडिया के अंदर में एंट्री करी और कुछ लोगों ने यहां पर पाकिस्तान को भी चूज किया जाना। सेम कंडीशन यहां पर बांग्लादेश के साथ में हुई। जब एक तो यहां पर सेम कंडीशन 1947 में हुई भाई साहब, बहुत सारे लोगों ने भारत के अंदर में एंट्री की और भारत से यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में गए। इसके अपोजिट दूसरी डायरेक्शन में भी ऐसी चीजें देखने को मिली। बहुत सारे लोग यहाँ पर फिर आप लोग गए बांग्लादेश के अंदर में और बांग्लादेश से निकले यहाँ पर। तो इनके दोनों चीजें 1947 में तो हुई थी, ये तो सबको समझ में आता है। इसके बाद में एक और बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है 1971 में, जब इंडिया और बांग्लादेश की हेल्प करता है एक नया देश बनने में, पाकिस्तान से आजाद होने में। तो उस टाइम पर भी पाकिस्तान की आर्मी ने अटैक किया था इस पर्टिकुलर रीजन पर, इसको कंट्रोल करने के लिए। और इसके चलते उस टाइम पर काफी लार्ज स्केल पर माइग्रेशन हुआ। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे देश के अंदर में आ गए। इवन इंदिरा गांधी जी जब उस टाइम पर हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि भाई साहब अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे देश में खासकर बंगाल हो गया, आसाम हो गया, इनमें भुखमरी की वजह से लोग इतने मरने स्टार्ट होंगे जिसकी कुछ हद नहीं है। तो ये चीजें क्या समझ में आती है, अब यहाँ पर इस चीज को समझो। मान लीजिए एक इंसान है वो अपने एरिया में रह रहा है, ये आप लोग का घर है, आप लोग अपने घर के अंदर में रह रहे हैं। आप लोग के घर के अंदर में कई सारे लोग और रहने लगे, घर में रहने की जगह 5 लोगों की, उसमें 12 लोग और आकर घुस गए वहां पर। तो भाई आप लोग अच्छे इंसान हो, आप लोग बोलोगे ठीक है यार कोई नहीं रह लेंगे, कुछ दिनों के लिए बाहर से आए हैं, आप लोग उन्हें खाना भी दोगे, पानी भी दोगे, सोने के लिए जगह भी दोगे एक इंसानियत के नाते। पर लेकिन वो ये बोलने लगे कि हमको इस घर में अधिकार दो, अब फिक्स रहना है इस घर के अंदर में। आप लोग इमीडिएटली उठाकर बाहर फेंक दोगे इंसान को कि भाई मेहमानगिरी तक सही है, इससे फालतू बकायती नहीं करना।
ठीक है, अपना ही पेट नहीं पल रहे हैं, तुम्हारी पेट पाले। ऐसी ही यहाँ पर सिचुएशन हुई हमारे देश के अंदर में। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि बांग्लादेश के अंदर में प्रॉब्लम फेस करी। हमारे देश के अंदर में मेघालय, वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, हमारे देश के अंदर में बे इंतहा लार्ज स्केल पर लोगों ने घुसना स्टार्ट किया। तो इसके चलते जो आसाम के लोग हैं उनको ये चीज पसंद नहीं आई, काफी लार्ज स्केल पर उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जब उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और लगने लगा कि यार अब ये मानेंगे नहीं यहाँ पर, तो उस टाइम पर हमारे देश के अंदर में आसाम के लोगों को शांत करने के लिए एक अकॉर्ड साइन किया गया, एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसको आसाम अकॉर्ड का नाम दिया गया 1985 में। और इसमें सेक्शन 6A इंट्रोड्यूस कर दिया, और ये इसी सेक्शन 6A के बारे में बात की जा रही है। आखिर अब इसको मैं समझाऊंगा ये सेक्शन 6A क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब देखो सारी चीजें ना ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ हो जाती हैं, आप लोग चीजों को आसानी से सुनते हुए चलोगे तो माइंड में क्लैरिटी आएगी। और एक बार टॉपिक आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया, फिर भाई साहब कोई प्रीलिम्स में पूछ ले, कोई मेंस में पूछ ले, कोई इंटरव्यू में पूछ ले, कोई स्टेट पीसीएस में पूछ ले, कोई आप लोग का यूपीएससी में पूछ ले, कोई सीडीएस एनडीए पूछ ले, टॉपिक कवर हो गया भाई, कहीं भी पूछ लो हमारा। तो इसलिए टॉपिक को समझा करो अच्छे से बस, ठीक है, फिर तो कोई भी एग्जाम देते रहो आप लोग। तो यहाँ पर आसाम अकॉर्ड जो है यहाँ पर ये 1985 में साइन किया गया। इसमें क्या बोला गया कि जो सिटीजनशिप है हमारे देश के अंदर में, अगर कोई इमिग्रेंट आ रहा है, ठीक है, इमिग्रेंट क्या होता है, बाहर से कोई हमारे देश के अंदर में आना, इन मान लेना इन कर रहा है कोई हमारे देश के अंदर में, ठीक है, जो कि एंटर कर रहा है आसाम के अंदर में। अगर यहां पर वो इंसान जो है 1 जनवरी 1966 से पहले आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को देखने को बात की गई, यहां पर उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि उस इंसान को नॉर्मली सिटीजनशिप हम लोग दे देंगे, ठीक है। तो यानी कि बात कर दी कि 1966 से पहले कोई आ रहा है, उसको आसानी से सिटीजनशिप दे देंगे कि भाई ठीक है इसको सिटीजनशिप प्रोवाइड कराते हैं, कोई हम लोग को टेंशन नहीं करनी है, उसके साथ में कुछ भी हम लोग को मतलब कहासुनी नहीं करनी है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है कि जो एंटर करते हैं जनवरी 1 1996 से मार्च 25 1971, यहां पर उनको भी सिटीजनशिप प्रोवाइड कराएंगे, पर उनको स्पेसिफिक रूल फॉलो करने पड़ेंगे। हम लोगों ने जो कानून बनाए हैं उनको फॉलो कर सिटीजनशिप प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यानी कि यहां तक भी बोल दिया कि 1971 तक भी हम लोग सिटीजनशिप प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है भाई, तुम आसाम में आकर रह लिए रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम यहां तक भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तुमको भी झेल लेंगे। पर लेकिन कट ऑफ डेट जो यहां पर रखी गई ये है 25 मार्च 1971। अगर यहां पर इसके बाद में अगर कोई आता है तो उसको कोई सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। और ये क्यों बोला गया, क्योंकि इसी के बाद में यहां पर बांग्लादेश का गठन हुआ। जब बांग्लादेश यहां पर बना तो यहां पर दुनिया भर के लोगों ने एंट्री की उस टाइम पर, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने नरसंहार फैलाया था भाई साहब। सोचो कि यहां पर कहने के लिए बात होती है, हिंदू और मुस्लिम दो शब्द कहने के लिए बोले जाते हैं। उस टाइम पर यहां पर पाकिस्तान की आर्मी जब घुसी थी, उन्होंने ये नहीं देखा कौन हिंदू कौन मुसलमान, उन्होंने बस बांग्लादेश देखा और बांग्लादेश को खत्म करने की ठानी यहां पर। तो ये इस तरीके की जब माहौल बना तो हमारे देश में बहुत सारे लोग आ गए। अब आसाम के अंदर में पहले से ही लोग एंट्री करते हुए आ रहे हैं पास से। अब आसाम ने बोला यार ठीक है 66 तक ले लिए, ठीक है 71 तक ले लिए, पर इसके बाद हम लोग नहीं देंगे, ठीक है, हम लोग इसके बाद में आने वाले लोगों को सिटीजनशिप नहीं देंगे। और आसाम ने बकायदा प्रोटेस्ट करके ये आसाम अकॉर्ड साइन किया यहाँ पर, जिसके सिटीजनशिप के तहत में यहाँ पर ये चीजें सेट हो गई। उस टाइम पर यहाँ पर ये सारी चीजें मान ली गई है। इसको लेकर अब मुद्दा आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर यहाँ पर हमारे देश के अंदर में, कि भाई सिटीजनशिप प्रोवाइड करानी है किन देशों को। उसमें 3 देश हम लोगों ने रखे। एक है बांग्लादेश जो कि एक नया देश बन चुका था, इसी के साथ में पाकिस्तान आप लोग को देखने को मिलता है, और इसी के साथ में जुड़ा हुआ एक और हमारा पड़ोसी देश जिसका नाम है अफगानिस्तान। यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से अगर हमारे देश के अंदर में कोई माइग्रेंट आता है और वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब जैसे कि जो इनके देश के अंदर में माइनॉरिटी है, जैसे हमारे देश के अंदर में कहीं पर बहुत ज्यादा हिंदू रहते हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा मुस्लिम, कहीं पर सिख, तो कहीं पर ईसाई। तो जहां पर जो मेजोरिटी है, जैसे कि अगर बात करें किसी पर्टिकुलर एरिया में, जम्मू एंड कश्मीर का अगर मुद्दा उठा ले, जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादातर आप लोगों को मुस्लिम कम्युनिटी देखने को मिलेगी। और वहां पर दूसरी जैसे कि हिंदू कम्युनिटी है तो वहां पर वो एक कम है। तो यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी क्या होगी, वो मेजोरिटी होगी, हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी होगी। पर अगर पूरे देश में देखें तो हिंदू कम्युनिटी मेजोरिटी है, तो यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी आप लोगों को यहाँ पर माइनॉरिटी में होगी। तो इस तरीके से मेजोरिटी और माइनॉरिटी अलग अलग एरिया में आप लोग को अलग अलग देखने को मिलेगी। कई सारे राज्यों में हो सकता है क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा हो, तो वहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों माइनॉरिटी में हो गए। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसे ही बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये मुस्लिम मेजोरिटी कम्युनिटी है। तो यहाँ पर जो दूसरे लोग के सिटीजन थे, यहाँ पर दूसरे बेसिकली कम्युनिटी के लोग थे,
उनको यहाँ पर ज्यादातर अच्छे राइट नहीं मिल रहे थे, तो इसकी वजह से वो अपने एरिया छोड़ छोड़कर वहां से हमारे देश में आ रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर इंसानियत के नाते उनको सिटीजनशिप देना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो यहाँ पर बार बार ये बोला जाता है कि यार जो लोग आ रहे हैं उनको सिटीजनशिप देना स्टार्ट करते हैं। तो आसाम के अंदर में जो यहाँ पर 6A है, यहाँ पर ये यहाँ पर बेसिकली ये बोलता है कि किसी को भी सिटीजनशिप देनी है, पर 1971 के पहले तक ही सिटीजनशिप आप लोगों को देनी है। तो इसको लेकर यहाँ पर पहुंचे कोर्ट के अंदर में। ठीक है, तो कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि जो बांग्लादेशी अराइव हुए हैं यहाँ पर आसाम के अंदर में, ठीक है, तो उसके बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो उनको आप लोग सिटीजनशिप दे रहे हैं, तो चलो सही है यहाँ पर लेकिन अगर उसके बाद भी आप लोग बोलोगे तो आप लोग ऑलरेडी कानून बना चुके हैं, तो वो कानून वैलिड है, उसी को फॉलो आप लोग को करना है। ऐसा नहीं कि उस कानून को हटाकर आप लोग अपने हिसाब से अपनी मनमानी चलाओगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यहाँ पर निकल कर आया है फिलहाल के टाइम पर। ये डिसीजन कैसा आया? ये डिसीजन बेसिकली यहाँ पर दिया गया 5 जज की बेंच ने, जिसमें 4 एक साइड और यहाँ पर एक साइड हो गया। यहाँ पर इनमें ये बोला गया यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर कि गवर्नमेंट ने भी प्रॉपर आप लोगों ने कोई मशीनरी फॉलो नहीं किया, अब तक प्रॉपर मैकेनिज्म फॉलो नहीं किया। तो जस्टिस कांत है, उन्होंने गवर्नमेंट का फेलियर डिटेक्ट किया यहाँ पर कि डिपोर्ट करना था 1971 के बाद में अगर कोई हमारे देश के अंदर में आया बांग्लादेश से, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसकी वजह से आसाम के ऊपर में बर्डन बनता चला गया। यानी कि आप लोगों ने अपना ये पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से यहां पर दिक्कत होनी स्टार्ट हुई है, वरना आज ये पर्टिकुलर केस यहां पर नहीं होता। तो ये बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट को कि तुमने अपना जो काम तुमको दिया था वो तुमने फॉलो नहीं किया, ये गलत बात है। अगर आप लोगों ने बोला था यहां पर ये बकायदा इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आप लोगों को अपना पैटर्न भी फॉलो करना चाहिए था। आप लोग अपने काम से बचकर भाग रहे हैं। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पर ये बोला जाता है कि हमारे देश के अंदर में संविधान में आप लोग जाओगे, फंडामेंटल राइट है, आप लोगों को मैंने बता दिया। इसमें आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये माइनॉरिटी के अधिकारों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि भाई साहब जो माइनॉरिटी है उनके आप लोग इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, ऐसी बातें करते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आप लोग इस तरीके से किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ में ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सेक्शन 6A है वो वॉयलेट करता है आर्टिकल 29 का। ठीक है, तो यहां पर ये बोला गया कि हर एक इंसान को बोला गया ना कि हर एक इंसान अपनी कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। आप लोग उसको एक तरीके से गारंटी प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो भाई साहब ये बोला गया कि यहाँ पर ये इस तरीके से कि ये फेल करता है। तो जो पिटिशनर है वो फेल हो गया ये प्रूव करने में कि कैसे, तुम समझाओ तो सही। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। मतलब एक तरीके से ऐसा है, यहाँ पर आप लोगों से गांव वाले बोल रहे हैं कि भाई तुम बाहर जाकर इंजॉय कर रहे हो, ठीक है, तुम पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, कुछ दिनों बाद आप लोगों ने एग्जाम निकालकर उनके चेहरे पर फेंक कर मारा। तो यहां पर अब वो ये प्रूफ करने में सक्सेस नहीं हो पाएंगे कि तुम बाहर जाकर पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि तुमने तो एग्जाम निकाल दिया। पर हाँ, अगर तुमने एग्जाम नहीं निकाला तो भाई वो तुम्हारे सर पे बैठ के भंगड़ा करेंगे और पूरे गांव से करवाएंगे। तो इसलिए अपने आप को प्रूफ करना जरूरी है। तो यहां पर जो पिटिशन गए था उसने ये प्रूफ नहीं कर पाया भाई साहब कि भाई साहब किस तरीके से यहां पर ये आसामीज लोगों की कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। तो यहां पर ये बोला गया कि अगर कोई इंसान अगर यहां पर आ रहा है अपनी, बेसिकली आप लोग खुद सोचो, अभी मैंने जापान का उदाहरण दिया था, उदाहरण के तौर पर फिर से बताता हूं। जापान के अंदर पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है और आज की डेट में बढ़ाई गई है इनकी पॉपुलेशन। तो जापान को ये एक तरीके का सॉल्यूशन लगा कि बाहर के लोगों को अपने देश के अंदर में बुला लेते हैं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर लेबर फोर्स की कमी आ रही है, यंग वो भी पूरी हो जाएगी। तो जापान के लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि इससे हमारी कल्चर जो है वो इंपैक्टेड हो जाएगी काफी लार्ज स्केल पर, ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, हम लोग उनको बाहर से नहीं बुला सकते। हम तो इतने डेडिकेटेड, इतने डिसिप्लिन आदमी है जिसकी कुछ हद नहीं है। बाहर वाला इंसान पता नहीं क्या हरकतें करेगा हमारे देश के अंदर में आकर, हमारे देश का नेचर खराब कर सकता है वो इंसान आकर, ये बातें बोलेगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आसाम के लोगों को भी इस तरीके की कल्चर भाई साहब बर्बाद कर दी बाहर के लोगों ने आकर। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा दिखे कि आप लोगों की कल्चर बर्बाद हो गई है, तो प्रूफ करके दिखाओ। तो प्रूफ नहीं कर पाए, क्यों? यहाँ पर ये भी इंटरेस्टिंग है यार, इसको भी थोड़ा ध्यान से रखिएगा आप लोग। बहुत ही प्यारी सी बात बोली यहाँ पर कि भाई इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। कोई इंसान अगर अपने देश को छोड़कर आ रहा है, कोई इंसान अगर अपनी धरती छोड़कर आ रहा है, अपना घर छोड़कर आ रहा है, अपनी जमीन जायदाद सब छोड़कर आ रहा है, बस इसलिए कि उसको अपनी जान बचानी है, अगर वो वहां रुकेगा तो मर सकता है। तो यार इतना तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम भी रखो पड़ोसी के नाते कि भाई कम से कम उस इंसान को अपने देश के अंदर में बुलाओ, कम से कम एटलीस्ट जान तो बचा के रखो उसकी, अगर वो वहां पर जाएगा तो मारा जाएगा। इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए ना। तो बैलेंस करना जरूरी है ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न के बीच में भी एटलीस्ट आप लोगों को कि यहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन, हाँ ठीक है कम पड़ेंगे, पर लेकिन ये नहीं बोल सकते आप लोग यहाँ पर कि भाई साहब सारी चीजें बस हाँ कि बाहर के लोग क्यों ही आ गए यार, वहां वो मर जाएंगे, तुम कुछ दिनों के लिए घर पे रख लोगे, कुछ गलत हो जाएगा ना।
तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही चीजों को यहां पर बड़ी शानदार तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। यानी कि एक तो उनको सिटीजनशिप के अधिकार नहीं देने, बिल्कुल श्योर है, पहला पॉइंट। दूसरा, गवर्नमेंट को उनको रिटर्न भेजना चाहिए, दूसरा पॉइंट। और तीसरा यहां पर यह कि अगर वो यहां पर रह रहे हैं तो उनको इंसानियत की तरीके से ट्रीट करो, ना कि आप लोग यहां पर अपनी अपनी सोच रहे हो यहां पर, तो वो भी तो इंसान ही है ना। तो उनको एक तरीके से ये बोला गया कि आप लोग उनको एक ह्यूमन की तरीके से ट्रीट करो यहां पर, ना कि उनको बस ये देखो कि यहां पर उनको भगाना है। तो यहां पर ये भी बोला गया। तो तीनों के तीनों जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग समझिएगा, ठीक है। पूरा समझ में आ गया यहां पर। और कट ऑफ डेट जो है वो सही है यहां पर, ये आप लोग को बता दिया गया। अभी यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोग को और बताऊंगा। ये पर्टिकुलर टॉपिक आप लोग का ढंग से देखा जाए तो यहां पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, ये जो डिसीजन दिया गया ये कॉन्स्टिट्यूशन के एक बेंच के द्वारा दिया गया, और यहां से दूसरा टॉपिक आप लोग का स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बारे में। ये बेसिक और स्टेटिक पोर्शन है हमारे संविधान के अंदर में। अभी अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा था सिटीजनशिप के बारे में। और सिटीजनशिप जो है वो भाई साहब हमारे देश के अंदर में यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में आता है, कि भाई हमारे देश के नागरिकों को किस तरीके से लेकर चलने हैं। बकायदा हमारे संविधान में पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक ये बताता है कि कैसे कैसे सिटीजनशिप हमारे देश के अंदर में आ सकते हैं, कैसे कैसे सिटीजनशिप आप लोग दे सकते हैं, सिटीजनशिप कैसे आ रहे हैं, राइट कैसे हैं उनके, किस तरीके से अगर पाकिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तान में कोई जा रहा है, कैसे लेकर चल रहे हैं। मतलब ये सारी चीजें कॉन्टिन्यूस सिटीजनशिप करना है, पार्लियामेंट कैसे रेगुलेट करती है, तो यहां तक दे रखा है। अभी हमारे देश के अंदर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट आया, उसमें एक बात ध्यान रखना, पार्लियामेंट ने क्या किया, बकायदा उसके अंदर में रेगुलेशन किया कि ऐसे ऐसे अगर बाहर से कोई हमारे देश के अंदर में आ रहा है तो किस तरीके से उसको हम लोग अपने देश के अंदर में एज ए सिटीजनशिप रख सकते हैं। तो ये क्या है, ये आप लोगों ने एक बात ध्यान रखना कि पार्लियामेंट के पास में ही ये अधिकार है। कोई स्टेट नहीं बोल सकता भाई मुझे तो अपना सिटीजन बनाना है, बिहार बोले कि ये तो मेरे सिटीजन है, उत्तर प्रदेश बोले मेरे सिटीजन है, महाराष्ट्र बोले मेरे सिटीजन है। ये कॉन्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में चलता है, ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, यानी कि यूएसए के भी सिटीजन है, अलग से आप लोग यहां पर उनके जो स्टेट हैं, टोटल मिलाकर कितने स्टेट हैं यूएसए में बताइए जरा, उनके अलग से सिटीजनशिप इंसान हो जाता है यहाँ पर। और आप लोगों ने देखा अभी यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं, जैसे पन्नू है यहाँ पर, ये बेसिकली जो इंडिया के, बेसिकली आप लोग ने कि इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन होता है कई बार सिटीजनशिप को लेकर बर्बाद होते हैं, क्योंकि हमारे देश में कोई हरकतें करता है और जाकर बच जाता है कनाडा में और यूएसए की भी सिटीजनशिप ले लेता है। हमारे संविधान में ऐसा प्रोविजन नहीं है, हमारे संविधान में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। अगर भारत की सिटीजनशिप तुम आप लोग आज की डेट में किसी और देश की सिटीजनशिप तुमने ले ली, तो भारत की सिटीजनशिप अपने आप खत्म हो जाएगी, आप लोगों को खत्म करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये है हमारे संविधान के निर्माताओं के द्वारा रखा गया प्रोविजन, इससे देश यूनाइट होता है। वरना सब अपने अपने सिटीजनशिप के बारे में कूदते रहते। गुजरात वाले बोलते हमारे सिटीजन है, मध्य प्रदेश वाले हमारे, आसाम वाले हमारे, तमिलनाडु वाले हमारे, अलग अलग अपने झंडे लहराते रहते भाई साहब, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में आप लोगों को देखने को मिलता था। अब हमारे देश के अंदर में एक प्रधान, एक निशान और इसी के साथ में एक संविधान। मतलब पहले ऐसा था, जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को जम्मू एंड कश्मीर का वजीर आजम बोलते थे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। अब क्या है, अब वहां पर चीफ मिनिस्टर है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के। तो एक प्रधान एक निशान, मतलब एक झंडा है आज की डेट में, पहले उनका खुद का झंडा हुआ करता था। एक संविधान आज की डेट में, पहले उनको खुद का आर्टिकल 370 के अंदर में अपना एंजॉय किया करते थे। अब हमारे देश के अंदर में एक प्रधान, एक निशान और एक संविधान है। तो आज की डेट में हम लोग यूनाइट है यहाँ पर, तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। तो सिटीजनशिप वाला पोर्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं प्रोविजन, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जब पार्लियामेंट यहाँ पर कोई चेंज करती है, तो यहाँ पर उसको देखा जाता है कि सही कर रही है गलत कर रही है। तो फिर हमारे देश के अंदर में आता है संविधान, कि भाई देखो, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनती है कि संविधान के हिसाब से क्या चीजें सही हो रही है। तो ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक यहाँ पर आप लोग का सिटीजनशिप वाला टॉपिक हो गया, यहाँ पर सेक्शन 6A वाला टॉपिक हो गया यहाँ पर, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वाला। ये एक अलग से इंडिपेंडेंट एक छोटा सा टॉपिक है, छुटुक सा टॉपिक, जिसमें बोलता है हमारा सुप्रीम कोर्ट बेसिकली संविधान की बेंच अगर बननी है तो उन मुद्दों पर बनेगी जो संविधान के मैटर है। यानी कि संविधान में कुछ अगर चेंज हो रहा है, उससे रिलेटेड कोई मैटर है, उससे रिलेटेड कोई मुद्दा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच देखेगी, संवैधानिक पीठ देखेगी उस मुद्दे को। और ये जो पर्टिकुलर बेंच है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर में मिनिमम 5 लोग मिलकर इसको मुद्दे को सुलझाएंगे। अभी भी जो 6A का मुद्दा है, ये 5 लोगों ने सुलझाया, जिसमें 4 लोग एक साइड में और एक इंसान एक साइड में, ठीक है। यहां पर क्या बोला गया कि भाई साहब अगर कोई क्वेश्चन लगे कि सब्सटेंशियल लॉ का क्वेश्चन है, कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन करना है, कि संविधान को समझाना है कॉन्स्टिट्यूशन को, या फिर अगर बात करें यहां पर कोई प्रेफरेंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया
कि भाई ये भी मुद्दा है, इसको सुन लो, तो संवैधानिक बेंच उसको देखेगी और इसका बात की गई है आर्टिकल 143 में। ये याद रखना, नॉर्मली बोलते हैं ना आई लव यू, आप लोगों ने कई बार इसको सुना होगा, ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोलते, मैंने एक दिन बोला आई लव यू 143 के हिसाब से यहाँ पर। तो एक बच्चा कह रहा है कि सर ये कोड कहाँ बनाया आपने? अब मैंने थोड़ी ना बनाया यार ये कोड मैं ये कोड बनाऊंगा बैठ के, कुछ भी, मतलब नहीं कहते वो अर्नब वाली वो बात है, कुछ भी है। ये तो पता नहीं कहीं से आप लोगों ने, किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा था, तो मुझे याद रह गया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, वो ओपिनियन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से किसी भी क्वेश्चन के ऊपर में, पब्लिक ओपिनियन इंपोर्टेंस खासकर पब्लिक के फैक्ट को लेकर। तो ये आर्टिकल 143 में है। यानी कि हमारे देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं कि भाई ये मुद्दा मुझे समझा दो, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो सकता है कि इतना अच्छे से संविधान न जानते हो, तो भाई साहब कोई ऐसा इंसान बन गया जो कि इकोनॉमी में बहुत बेस्ट है, उसको हम लोगों ने प्रेसिडेंट बना दिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट से पूछेगा ना, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का एंगल आएगा, तो आर्टिकल 143 में बोला जाता है कि तुम पूछ सकते हो सुप्रीम कोर्ट से। पर लेकिन आर्टिकल 145 बोलता है कि हमारे देश के अंदर में मिनिमम कम से कम यहाँ पर 5 जज की बेंच होनी चाहिए। अगर कोई यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर सुनेगी, उसको इंटरप्रिटेशन करेगी, तो मिनिमम 5 जज तो होंगे ही होंगे। आज तक का हमारे देश में सबसे बड़ी बेंच जो है वो कौन सी थी, किस पर्टिकुलर, ये बताइए, क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं, सबसे बड़ी बेंच आज तक हमारे देश के अंदर में कौन से केस में बनाई गई? याद रखना, ये था बेसिक स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्ट हमारे देश के अंदर में। 13 जज की बेंच बैठी थी और सबसे खतरनाक चीज क्या थी, पूरे 14 जज थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में उस टाइम पर। आज तो बताइए कितने जज हैं आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट में? आज 34 जज हैं, जिसमें 33 तो जज हैं और एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस टाइम पर टोटली 14 जज थे और भाई 13 जजों ने बेंच का डिसीजन दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, जिसको केशवानंद भारती केस आप लोग बोलते हैं। ये चीज आप लोग यहाँ पर याद रखना, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं कि भाई साहब बेंच किस तरीके से बनेगी, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करना, उसको पावर देना, और केस भी कौन सी बेंच को कौन सा जाएगा ये भी डिसाइड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेन ऑथोरिटी बोला जाता है हमारे संविधान के अंदर में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से होती है चीजें कवर। तो एक टॉपिक हो गया 6A के बारे में, दूसरा टॉपिक आप लोगों यहाँ पर हो गया 6 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, और तीसरा सिटीजनशिप के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में इसको पढ़ लेना, जाकर रिवीजन कर लेना। पूरा पॉलिटी का एक चैप्टर है सिटीजनशिप, जिसमें कैसे लेते हैं कैसे छोड़ते हैं, बहुत सारे प्रोविजन है और डिटेल में मैंने डिस्कस भी कर रखा है, ठीक है। तो बेसिक भी है, इंपोर्टेंट भी है, और फिलहाल न्यूज में भी है बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर और आसाम अकॉर्ड को लेकर, तो क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताइए, वरना फीडबैक देना जरूर अपना कि कैसा लगा ये पर्टिकुलर बेसिकली डिस्कशन। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लिया करो, क्योंकि डाउट डिमोलिशर की क्लास है यहाँ पर, ये यानी कि सारे डाउट यहीं पर ही छोड़कर जाना है। अगर यहाँ तक आए हो तो बस पढ़ाई लेकर जाना है, अपने मन में डाउट को लेकर नहीं जाना है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, मैं आशा करता हूँ माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी। ओके।